हाँ बच्चों, आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत अपने जो सिलेबस में है वो पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विद्युत चुंबकीय विकिरणों के साथ कार्बनिक पदार्थों का इंटरेक्शन कैसे होता है, इन सब का अध्ययन अपन इस टॉपिक के अंदर करेंगे। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले बेसिक जानकारी देते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक पदार्थ व विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अंतर्क्रिया का अध्ययन किया जाता है, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इससे क्या प्राप्त होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा अपन कार्बनिक पदार्थ की स्ट्रक्चर का निर्धारण कर सकते हैं, स्ट्रक्चर इलूसिडेशन, या उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, या कार्बनिक पदार्थ किस नेचर का है, इन सब का अध्ययन अपन किसके अंदर करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर करते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ और विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है? देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको अपन EWRB लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें विभिन्न ऊर्जा की तरंगदैर्ध्य की अलग अलग किरणें व्यवस्थित होती है। जैसे मैं लिखूं, सबसे अधिक ऊर्जा की किरणें होती है कॉस्मिक रेज, जो हाई एनर्जी और सबसे कम तरंगदैर्ध्य की होती है, तो कॉस्मिक रेज। फिर उससे कम ऊर्जा की गामा रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रीजन, फिर IR रीजन, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। देखो बच्चों, कॉस्मिक रेज हाई ऊर्जा की होती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर उससे कम गामा रेज, फिर एक्सरे, फिर यूवी विजिबल रेज। यूवी विजिबल का मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र आ गया, जिसके अंतर्गत कौन सी किरणें होती है? अल्ट्रावायलेट किरणें होती है। और अपने टॉपिक के अंदर मैं अपन इसी क्षेत्र के अंदर अध्ययन करेंगे। फिर विजिबल रीजन, दृश्य क्षेत्र, जिसमें अपन को विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरंगदैर्ध्य के रंग दिखाई देते हैं, जिसको अपन विप जोर से भी लिखते हैं, विप जोर, वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। फिर IR रीजन, अवरक्त क्षेत्र, माइक्रोवेव रीजन, और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य की होती है रेडियो वेव तरंगे या रेडियो वेव क्षेत्र। अब जो अपना जो यूवी रीजन है, अल्ट्रावायलेट रीजन है, इसका जो प्रकाश होती है वो 200 से लगभग 400 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के क्षेत्र के अंतर्गत अपना कौन सा क्षेत्र आता है? अल्ट्रावायलेट क्षेत्र आता है, पराबैंगनी क्षेत्र। दृश्य क्षेत्र, इसकी रेंज होती है लगभग 400 से लेकर के 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक अपना कौन सा क्षेत्र आता है? दृश्य क्षेत्र आता है। अब बात करें अपन ऊर्जा की, सबसे हाई ऊर्जा की किरणें होती है कॉस्मिक किरणें, इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो अपन इस प्रकार चले इधर से ऊर्जा के रूप में लिखें, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी कॉस्मिक की होती है। तो इधर से ऐसे जाएंगे अपन इस स्पेक्ट्रम में, जिसमें ऊर्जा का मान धीरे धीरे क्या होता है? घटता जाता है। इधर से इस प्रकार चलेंगे तो ऊर्जा कम होगी तो तरंगदैर्ध्य कम, वेवलेंथ कम, तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ, जिसको अपन लैम्ब्डा से मेजर। ऊर्जा कम होगी तो तरंगदैर्ध्य क्या होगी? बढ़ेगी। तो तरंगदैर्ध्य का मान कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किरणें रेडियो वेव रीजन, रेडियो वेव रेज, सबसे कम तरंगदैर्ध्य किरणें कॉस्मिक रेज। तो इस प्रकार एक पूरा स्पेक्ट्रम इस प्रकार का जो व्यवस्थित है, इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ये पूरा जो अपना एक चित्र बना उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं विद्युत
चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग जो किरणें होती है वो भी अलग अलग प्रकार की तरंगदैर्ध्य के हिसाब से या ऊर्जा के हिसाब से अलग अलग प्रकार की स्पेक्ट्रम के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की होती है। अब ये विद्युत और चुंबकीय तरंग अर्थात इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पाया जाता है। अब देखिए आगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है EWR, विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है इनमें क्या क्या विशेषता होती है। पहली बात कि इनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जिसको इससे डिनोट करते हैं एवं चुंबकीय क्षेत्र जिसको किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं, B से, दोनों पाया जाता है। दूसरी बात इसमें विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीसरी बात ये किरण विद्युत चुंबकीय विकिरण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। हाँ, इनका वेग विद्युत चुंबकीय विकिरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और प्रकाश का वेग आप सब जानते ही हैं कितना होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ये प्रकाश का वेग। अब पर एक छोटा सा स्पेक्ट्रम बनाएगा, आरेख ग्राफ द्वारा समझिए इसको। जैसे ये मान लो एक तरफ विद्युत क्षेत्र है, इनकी गति का अपन आरेख बनाए तो ये कोई वेव है, तरंग है, इस प्रकार से। मान लो इधर अगर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं अपन, E से लिखते हैं, तो इसके लंबवत इधर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा B। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के इस तरंग में लंबवत स्थित होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, जिसको B से डिनोट करते हैं। ये विद्युत क्षेत्र और इधर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे इस प्रकार मान लो इधर ये विद्युत क्षेत्र है तो इधर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, इधर चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। अब इस स्पेक्ट्रम में, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरंगदैर्ध्य होती है किरणों की, तो उसके आधार पर अपन अध्ययन करते हैं। अब देखो मेन टॉपिक क्या आते हैं अपने, ये तो बेसिक जानकारी। अब मेन टॉपिक बीयर-लैम्बर्ट नियम। दो वैज्ञानिक हैं, एक बीयर है और एक लैम्बर्ट है। सबसे पहले लैम्बर्ट ने एक अपना नियम प्रपोज किया और बीयर ने उसी लैम्बर्ट के नियम का उपयोग करते हुए एक अलग से नियम दिया और इस प्रकार उनको मिलाकर क्या कहते हैं, बीयर-लैम्बर्ट का नियम है। सबसे पहले अपन बात करें लैम्बर्ट नियम की। लैम्बर्ट ने क्या बताया, लैम्बर्ट का नियम, लैम्बर्ट के अनुसार
जब किसी समांगी अवशोषक पदार्थ, जब किसी समांगी पदार्थ कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए, एक ही माध्यम का होना चाहिए। समांगी अवशोषक पदार्थ, अवशोषक पदार्थ, जब किसी समांगी अवशोषक पदार्थ में से एक वर्णीय किरणें गुजारी जाती है, मोनोक्रोमेटिक रेव्स, एक वर्णीय प्रकाश पुंज गुजारा जाता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश पुंज, एक वर्णीय प्रकाश पुंज गुजारा जाता है। जब किसी समांगी अवशोषक पदार्थ में से एक वर्णीय प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो मान लो एक वर्णीय प्रकाश पुंज, एक वर्णीय का मतलब जिसकी प्रकाश पुंज के अंदर जितने भी किरणें सबकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है? समान होती है। मतलब समान तरंगदैर्ध्य का प्रकाश इस पदार्थ के ऊपर डालते हैं या पदार्थ के अंदर से गुजरता है तो मानो इस पदार्थ की मोटाई है x, जो पदार्थ लिया हमने इसकी मोटाई x है। जैसे ही ये पदार्थ के अंदर से गुजरेगा प्रकाश और गुजरने के बाद मान लो इस प्रकार से ये वापस पारगमित हो जाता है। तो जब किसी पदार्थ से, लैम्बर्ट ने क्या बताया कि जब किसी समांगी अवशोषक पदार्थ से एक वर्णीय प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो आपतित जो प्रकाश है इसकी तीव्रता, माना आपतित प्रकाश की तीव्रता आई है, इंटेंसिटी, जिसको आईसीटी नोट कहते हैं। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता इस पदार्थ से गुजरने वाले कितनी दूरी से पदार्थ की मोटाई x है तो आपतित प्रकाश की तीव्रता पदार्थ की मोटाई के साथ, इसको मैं ऐसे लिखूं कि di/dt और माइनस पदार्थ की मोटाई के साथ आपतित प्रकाश की तीव्रता में होने वाली कमी, पदार्थ की मोटाई के साथ तीव्रता में कमी आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब बात करें कि सर ये di क्या है, dx क्या है? मतलब dx पदार्थ की वह मोटाई जिससे कितनी तीव्रता गुजरी, di वो सूक्ष्म मात्रा, तो तीव्रता पदार्थ के अंदर से गुजरेगा, तीव्रता में क्या होगी? कमी होगी। और तीव्रता में कमी, माइनस चिन्ह का मतलब है तीव्रता में कमी, तीव्रता में कमी को दर्शाता है माइनस चिन्ह। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता में मोटाई के साथ कितनी कमी होगी, जिस दिशा से गुजरेगा उस उसकी तीव्रता में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी, कम होती जाएगी तीव्रता। तो आपतित पदार्थ की मोटाई, मोटाई मतलब x, पदार्थ की मोटाई के साथ तीव्रता में हुई कमी आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता I है और मोटाई में कमी या di है और ये मोटाई x है, dx है। तो मोटाई में तीव्रता में हुई कमी आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती। ये बात बताई किसने? लैम्बर्ट ने। अब जैसे समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे तो माइनस di/dx बराबर समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा कि इस माइनस चिन्ह को उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा di/dx बराबर माइनस ki, dx को उधर ले जाओ, कि i को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा di/i बराबर माइनस kx। अब अपन di/i बराबर माइनस kx प्राप्त हो गया। अब अपन इस पे क्या लगा देंगे? बाउंड्री लिमिटेशंस लगा देंगे। तो अपना क्या समीकरण प्राप्त हुआ? di/i बराबर माइनस kx। माना x बराबर 0, मतलब कि अभी तीव्रता पदार्थ के अंदर एंटर नहीं की तो I बराबर क्या हो जाएगा? आप प्रकाश की तीव्रता I0, जितनी तीव्रता है प्रारंभ में संपूर्ण तीव्रता I0। और x बराबर अगर x है तो I बराबर कितने समय में वो तीव्रता पारगमित तीव्रता हो जाएगी
IT पदार्थ से गुजरने के बाद। तो I0 हो गई, ये जो I0 है ये तो है प्रारंभिक प्रकाश की तीव्रता, प्रारंभिक प्रकाश की तीव्रता। और IT है पारगमित प्रकाश की तीव्रता, IT पारगमित प्रकाश की तीव्रता, IT होगी पारगमित प्रकाश की तीव्रता। बाउंड्री लिमिट लगा दो, DI/I तीव्रता के लिए I0 से IT बराबर इधर है माइनस KX, क्योंकि x के कांस्टेंट है, k को बाहर ले लो, x बराबर 0 से x बराबर x हो गया, I बराबर I0 से I बराबर IT हो गया। अब इसको हल कर लो, DI/I को ln IT/I0 बराबर माइनस के dx है, तो dx का अवकलन x हो जाएगा, तो x, तो माइनस के डॉट x प्राप्त हो गया। अब ln को इधर लेके जाएंगे तो ये e की घात में है, तो क्या हो जाएगा समीकरण अपना, IT बराबर I0 बराबर e की घात माइनस kx, और I0 इधर लेके जाओ तो अपना समीकरण हो जाएगा IT बराबर I0 e की घात माइनस kx। ये लैम्बर्ट ने अपना नियम प्रपोज किया। अब यहाँ पे जो k है, ये k क्या है, k बराबर k है अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक। हाँ, अब एक और अपन यदि ln का मान यदि इस समीकरण में ln IT/I0 बराबर माइनस kx, ln का मान रख दें तो ln का मान कितना होता है, ln बराबर 2.303 log 10। अब ये मान ln की जगह रख देंगे तो ये आ जाएगा 2.303 log 10 IT/I0 बराबर kx माइनस kx। 2.303 को उधर लेके जाओ तो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 IT/I0 बराबर माइनस k/2.303 log x। यहाँ पे I0 प्रारंभिक तीव्रता विकिरण की, या IT पारगमिक तीव्रता, k मोलर अवशोषण गुणांक, x पदार्थ की मोटाई। अब ये तो किसने बताया, लैम्बर्ट। अब बीयर ने इसी नियम का उपयोग करते हुए बीयर ने बताया कि यदि अपूर्णीय प्रकाश पुंज को समांगी अवशोषक पदार्थ वाले विलयन से गुजारे तो विलयन में आपतित प्रकाश की दूरी के साथ तीव्रता में हुई कमी आपतित प्रकाश की तीव्रता व विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। देखो बेटा, बीयर ने लैम्बर्ट का नियम का उपयोग करते ही, जिसको अपन कहते हैं बीयर लैम्बर्ट नियम, बीयर लैम्बर्ट नियम, ध्यान से देखिए, वहां तो पदार्थ का लैम्बर्ट यहाँ लिया इसने पदार्थ समांगी अवशोषक माध्यम वाला पदार्थ का विलयन लिया इसने। जैसे ये कोई पात्र है
और इसमें पदार्थ का विलयन सॉल्यूशन है। ये है इसके अंतर्गत विलयन। सॉल्यूशन। और लैम्बर्ट बियर ने क्या बताया कि जब एक वर्णीय प्रकाश इस विलयन में गुजरता है जिसकी तीव्रता I0 है। कौन सा प्रकाश गुजर रहा है? एक वर्णीय प्रकाश। एक वर्णीय प्रकाश पुंज मतलब समान तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज जब विलयन में गुजरता है तो विलयन की जितनी दूरी तय करता है वो दूरी के साथ, मान लो कि अक्ष दूरी ये प्रकाश तय किया और पारगम्य हो गया, तो ये जितनी दूरी तय करता है दूरी के साथ तीव्रता में हुई कमी, तो वही अपन लिख सकते हैं di/dx माइनस से तीव्रता में कमी को दर्शाता है। तो दूरी के साथ आपतित प्रकाश की विलयन के अंदर तीव्रता में हुई कमी आपतित प्रकाश की तीव्रता व विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। विलयन में आपतित प्रकाश की तीव्रता दूरी के साथ आपतित प्रकाश की तीव्रता में हुई कमी आपतित प्रकाश की तीव्रता व विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। इसे कहते हैं बियर-लैम्बर्ट का नियम। ये अपना नियम प्राप्त हुआ। यहाँ पे I आपतित प्रकाश की तीव्रता, I है आपतित प्रकाश की तीव्रता, C विलयन की सांद्रता, क्योंकि प्रकाश पुंज किसमें गुजरा है? विलयन में, तो विलयन की सांद्रता। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। सिंपल, वही सेम प्रोसेस, माइनस di/dx समानुपाती उठाएंगे तो कोई स्थिरांक आएगा, माइनस के डैश नाम दे दिया I.C, dx को उधर लेके जाओ, I को उधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस di/I बराबर k डैश C dx। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हाँ देखो बेटा, माइनस di/I बराबर समीकरण क्या प्राप्त हुआ अपना? k डैश C dx। माइनस को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा di/I बराबर माइनस k डैश C dx प्राप्त हो गया। अब बाउंड्री लिमिट लगा देते हैं, लिमिटेशंस। यदि x बराबर 0 तो I बराबर I0, और यदि x बराबर x तो I बराबर IT। तीव्रता का मान x बराबर 0 मतलब विलयन में प्रकाश पुंज ने अभी प्रवेश नहीं किया, तो तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता हो गई I0। अब विलयन में गुजरने के बाद तीव्रता IT, पारगम्य तीव्रता हो गई। सेम प्रोसेस, बाउंड्री लिमिटेशन लगा दो, तो di/I वही x बराबर I0 से IT, इधर हो जाएगा k कांस्टेंट है, सांद्रता विलयन की फिक्स है, तो माइनस k डैश C, और यह हो जाएगा dx, या x बराबर 0 से x बराबर x तक लिमिटेशन होगी। सोल्व कर दो, ये तो हो जाएगा ln IT/I0 बराबर माइनस k डैश C प्राप्त हो गया। हल कर लो इसको, ln का मान रख दो 2.303 log 10 IT/I0 बराबर k डैश C माइनस का चिन्ह, 2.30 को इधर लेके चले जाओ, तो क्या प्राप्त हो गया अपना? IT/I0 बराबर माइनस k डैश बटा 2.303 C डॉट x
प्राप्त हो गया। अब चूंकि के डैश कांस्टेंट है, ये मान फिक्स है, तो इसको एक नया कांस्टेंट अपन दे सकते हैं। इसका नया कांस्टेंट हो जाएगा नया कांस्टेंट एफ साइन। तो ये अपना समीकरण प्राप्त हो गया, आई टी बराबर आई जीरो एफ साइन सी एस। इस पूरे को अगर एक नया वर्ड दे हुए जिसको अपन एस से लिखे तो ए बराबर एफ साइन सी डॉट एस। इसी को कहते हैं बीयर-लैम्बर्ट का नियम। या जो एफ साइन है, एफ साइन बराबर मोलर अवशोषण, मोलर विलोपन गुणा, मोलर विलोपन गुणा सी विलयन की सांद्रता। सी हो गई विलयन की सांद्रता, एक्स दूरी, प्रकाश द्वारा विलयन में तय की गई दूरी, तो सी हो गई दूरी। तो अवशोषणांक ए बराबर, एक को अपन लेके अवशोषणांक बराबर एफ साइन सी एस, इसी को कहते हैं बीयर-लैम्बर्ट का नियम। अब देखो बेटा, इस नियम से अपन को क्या पता चलता है कि तीव्रता का मान अनुपात आई टी बटा आई जीरो ए को डिनोट करेगा। यदि जितना ज्यादा होगा तो उसकी, जैसे मान लो मैं लिखूं एफ साइन, अगर मोलर विलोपन हो, इसका मान जितना ज्यादा हो, मैक्सिमम होगा, समझना है। एफ साइन मोलर विलोपन गुणांक या अवशोषणांक, इसका मान जितना ज्यादा होगा, इसको मैं लिखूं एफ साइन मैक्स, इसका मान जितना ज्यादा होगा उस विद्युत के लिए उस पदार्थ की तरंगदैर्ध्य भी उतनी ही अधिक होगी। तो एफ साइन मैक्स पे लैम्ब्डा का मान भी लैम्ब्डा मैक्स, और इस लैम्ब्डा मैक्स को कहते हैं अधिकतम तरंगदैर्ध्य। लैम्ब्डा मैक्स को कहते हैं अधिकतम तरंगदैर्ध्य, अधिकतम तरंगदैर्ध्य। अब स्पेक्ट्रम, ये तो बीयर-लैम्बर्ट का नियम है। अब अपन स्पेक्ट्रम कैसे करें, ध्यान से समझना है। अब देखो स्पेक्ट्रम, कोई पदार्थ, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, ये तो मान लो कि लो एनर्जी लेवल है, ये हाई एनर्जी लेवल है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, उससे निम्न में आता है, तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और ये ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, ऊर्जा का उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के जिस क्षेत्र में करता है, अभी पढ़ा अपन स्पेक्ट्रम, कॉस्मिक रेज, गामा, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, अगर 10 से क्षेत्र में करता है तो अपन को अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, क्योंकि 10 से क्षेत्र में वोलेट, इंडिगो, येलो, ग्रीन, रेड अलग अलग तरंगदैर्ध्य के रंग होते हैं, तो अपन को एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है ऊर्जा का। अब इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कैसे होता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, तो उन शब्द का अपन अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इसको समझने से पहले अपन कुछ बेसिक बातें हैं वो ध्यान देना। अपन जानते हैं कि परमाणु
कक्षक आपस में मिलकर के आणविक कक्षक बनाते हैं। जैसे परमाणु एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणुवीय कक्षक, परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन कर या आपस में मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, अतिव्यापन के द्वारा आणविक कक्षक बनाते हैं। अतिव्यापन द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। आणविक कक्षक इसको कहते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल, MO। परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो परमाणु कक्षक मिलकर के अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक। अब देखो आणविक कक्षक जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने क्या बनते हैं, आणविक कक्षक बनते हैं। आणविक कक्षक 3 प्रकार के बन सकते हैं, 3 प्रकार से बन सकते हैं। एक जिसको बोला है अपन BM, बंधित अणु कक्षक। दूसरा अपन बोल रहे हैं NBM, अबंधित अणु कक्षक। और एक बोले अपन ABM। आणविक जो कक्षक बनते हैं इनको ऊर्जा के आधार पर 3 भागों में अपन बांट सकते हैं। BMO, बंधित अणु कक्षक, बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो बहुत कम ऊर्जा के होते हैं। फिर उससे ऊपर नॉन बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिनकी ऊर्जा BMO से ज़्यादा होती है। और इनसे भी ज़्यादा ऊर्जा के कक्षक होते हैं एंटी बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल, विपरीत बंधित अणु कक्षक। तो BMO का मतलब बंधित अणु कक्षक, बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल, बंधित अणु कक्षक BMO। NBMO अबंधित अणु कक्षक, अबंधित अणु कक्षक। ABMO विपरीत बंधित अणु कक्षक, विपरीत बंधित अणु कक्षक, विपरीत बंधित अणु कक्षक ABM। अब अपन को इनको समझते हैं। परमाणु कक्षक अतिव्यापन करके बंधित अणु कक्षक, अबंधित अणु कक्षक, विपरीत बंधित अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो ये है, ये है BM, बंधित अणु कक्षक। फिर NBM, विपरीत अबंधित अणु कक्षक। और इससे ऊर्जा के आधार पर इनका वर्गीकरण अपन कर रहे हैं। एनर्जी नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ते हुए करेंगे। और उच्च ऊर्जा के कक्षक हैं ABMO। BMO बंधित अणु कक्षक, अबंधित अणु कक्षक, विपरीत बंधित अणु कक्षक। अब इन कक्षकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण BMO से ABMO में, BMO से NBMO में, NBMO से ABMO में, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। अब बात करें अपन, जैसे मान लो कार्बन कार्बन, ये कोई कंपाउंड है एथेन, और इसमें केवल सिग्मा बंध है। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा सिग्मा, तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन। और सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन कक्षकों के अधिक अतिव्यापन से होते हैं, कक्षक बनते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कक्षकों से अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि सिग्मा बंध परबल बंध होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्योंकि कक्षकों के समाक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इसलिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। इसी प्रकार मान लो डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा एक पाई, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन
कम ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि कक्षकों के सम पार्ट्स भी कहते हैं अपन से इसका निर्माण होता है। तो पाई, इनको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बंद के इलेक्ट्रॉन, और इनको कम ऊर्जा देनी पड़ती है। ऐसे मान लो कि अल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो CH3OH, ऑक्सीजन पे क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर, जिनका निर्माण किसी कक्षकों से नहीं, केवल मूल कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनको अबंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अबंधित इलेक्ट्रॉन, तो अबंधित इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन, और अबंधित इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर। कोई भी क्रियात्मक समूह पे जो OH है, NH2 है, इन पे अबंधित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों का एक अणु कक्षक से या एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन मुख्यतया 4 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण 4 प्रकार का होता है, मुख्यतः 4 प्रकार का। पहला है सिग्मा से सिग्मा स्टार, दूसरा है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, तीसरा है पाई से पाई स्टार, और चौथा है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। अब इनके बारे में डिटेल से अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।